दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसमें जैव मंडल यानी बायोस्फीयर, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तथा 10% का नियम है। और इन सभी टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव मंडल, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तथा 10% के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। सबसे पहले आइए हम जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो आप बताइए जैव मंडल क्या है। दोस्तों, जैव मंडल जो है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का भाग है। जैव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का भाग है, जहाँ पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु विद्यमान होते हैं। तो याद रखिएगा, जैव मंडल मुख्य रूप से आप देखिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का भाग है, जहाँ पर जीवधारी यानी कौन कौन, पेड़ पौधे और जीव जंतु विद्यमान होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जैव मंडल या बायोस्फीयर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह भाग है जहाँ पर सभी प्रकार के जीवधारी यानी पौधे और जंतु विद्यमान होते हैं। और जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर आवरण के या आवरण मंडल के रूप में विद्यमान है। तो याद रखिएगा, जैव मंडल या बायोस्फीयर जो है दोस्तों, ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का भाग है जहाँ पर जीवधारी विद्यमान होते हैं। इसको अगर जो हम इस चित्र के माध्यम से देखें तो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको स्थल मंडल माने, इसको जल मंडल माने और इसको वायुमंडल माने, तो इन सभी का जो संयुक्त क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है जहाँ पर जीवधारियों की विद्यमानता है, इसको बायोस्फीयर, इसमें नाम में भी है बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जैव मंडल की। तो जैव मंडल के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत। तो यहाँ पर नोट करते हैं, सूर्य यानी सन जो है वो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। और आप जानते हैं कि सूर्य जो है ये हमारे सौरमंडल का केंद्र भी है और पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। तो सूर्य ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। सूर्य जो है ऊर्जा का मूल स्रोत है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसे आप जान लीजिए कि जो प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता और जो प्राथमिक द्वितीयक उत्पादक, उपभोक्ता होते हैं, इन सभी की ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। कैसे? क्योंकि सूर्य से ही जो हमारे वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां, वो विकसित होती हैं और इन्हीं पर आश्रित रहकर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं
द्वितीयक उपभोक्ता वो इन प्रारंभिक उपभोक्ता के जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, इसी से पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अस्तित्व है और उसी के आधार पर अन्य जीव जंतुओं का भी जो है अस्तित्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सूर्य ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और आप जान लीजिए, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी इसको कहते हैं। सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा है और इसका 30% भाग वायुमंडल से परावर्तित हो जाता है। 30% भाग जो है ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा का 30% भाग वायुमंडल से परावर्तित यानी वापस लौट जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा जो बची हुई 70% ऊर्जा है ये पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित होती है। 70% ऊर्जा ये पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। इसको याद रखिएगा, मोटा मोटा ये आपका तथ्य है। देखिए, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इसी के द्वारा होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों, जो पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा है इसका लगभग 30% भाग वायुमंडल से अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाता है। बची हुई 70% ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और आप जान लीजिए, इसमें से इस 70% में से यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, इसमें से 19% ऊर्जा वायुमंडल में और बाकी पृथ्वी की सतह पर अवशोषित होती है। तो ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मोटा मोटा हिसाब है कि जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 30% भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। 70% पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है और इसमें से जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है इसमें से 19% ऊर्जा वायुमंडल में, बाकी पृथ्वी की सतह पर अवशोषित होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बारे में जो है गणनात्मक। अब इसके बाद आइए जानते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। सूर्य की ऊर्जा या सूर्य प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, उसके बाद आइए जानते हैं खाद्य श्रृंखला जिसको हम फूड चेन कहते हैं और खाद्य जाल। ये दोनों क्या हैं, इनकी अवधारणा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो खाद्य, पहले फूड क्या है? फूड जिसको हम खाद्य कहते हैं, खाद्य का शाब्दिक अर्थ खाने योग्य है। तो केवल खाने योग्य से मतलब नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, खाद्य किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके सेवन से जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है, उसे खाद्य कहते हैं। और वनस्पति, इसमें जो वनस्पतियां होती हैं ये स्वपोषी होती हैं, यानी ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब के प्रयोग से अपने भोजन का निर्माण करती हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं, जंतु खाद्य के लिए जो है वो वनस्पति और अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं और इसी श्रृंखला को अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं और इन सब से जो एक चेन बनती है उसको खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला को जब हम परिभाषित करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या है? तो सजीव प्राणी
ऊर्जा के माध्यम से परस्पर संबंधित होकर आहार श्रृंखला की रचना करते हैं। सभी जो सजीव प्राणी हैं ये अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं और उनसे जो संबंध बनता है इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और पारितंत्र में सभी खाने वाले और खाए जाने वाले जीव एक श्रृंखला में बंधे होते हैं। इसी से खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला के कुछ उदाहरण जो हैं वो आप जानते हैं कि जैसे पेड़ पौधे या हरी वनस्पतियाँ ये उत्पादक हैं। प्रथम स्तर पर चूहा जो है वो प्रथम स्तर का मांसाहारी है। उसके बाद चूहे को सांप खाता है, सांप मांसाहारी जीव है, चूहे पर निर्भर है। और सांप को बाज खाता है जो शीर्षस्थ मांसाहारी है। इसी तरह एक और खाद्य श्रृंखला जो आप जान सकते हैं वनों में पाई जाती है। पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसको हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो जो खाद्य श्रृंखला है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैसे जीव होते हैं जो कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उत्पादकों में हरी वनस्पतियां और पेड़ पौधे आते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता या परपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनती है। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जो है ये क्रमिक रूप में होती हैं और विभिन्न वर्गों के जीव खाद्य श्रृंखला या जीव आहार के माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये था खाद्य श्रृंखला। अब आइए जानते हैं खाद्य जाल या फूड वेब किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के बाद आइए जान लेते हैं खाद्य जाल या फूड वेब को। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं खाद्य जाल को कि कई प्रकार के आहार श्रृंखलाओं के संयोजित रूप खाद्य जाल कहलाता है। कई खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखलाओं का संयुक्त या संयोजित रूप ये क्या कहलाता है? खाद्य जाल या फूड वेब कहलाता है। और खाद्य जाल क्या बताता है? तो खाद्य जाल हमें ये बताता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में, नोट कर दे रहा हूँ, किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन किसका उपभोग करता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन किसका उपभोग करता है ये खाद्य जाल हमें बताता है। और ये क्या दर्शाता है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य ऊर्जा और पोषकों का स्थानांतरण। तो यहाँ पर आप जान लीजिए खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य ऊर्जा और पोषकों के स्थानांतरण को दर्शाता है, पोषकों का स्थानांतरण दर्शाता है। तो इसी को खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल कई प्रकार के खाद्य श्रृंखलाओं का जो है वो संयोजित रूप होता है और ये बताता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन किसका उपभोग करता है। जब हम खाद्य जाल को देखेंगे तो कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, जैसे पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश पौधे को चूहा भी खाता है, और खरगोश को लोमड़ी खाती है, चूहे को भी लोमड़ी खाता है। इसके अलावा पेड़ पौधे वनस्पतियों को कुछ पक्षी खाते हैं, इस पक्षी को भी लोमड़ी खाता है। इसके अलावा उल्लू जो है वो खरगोश को खाता है। साथ ही साथ इस जो पेड़ पौधे या हरी वनस्पतियां हैं उनको शाकाहारी कीट खाते हैं, उन कीटों को शिकारी कीट खाते हैं, शिकारी कीटों को मकड़ी खाता है, मकड़ी को कीट भक्षी पक्षी खा लेते हैं, और टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। तो इस तरह से कई प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है ये भी जानना जरूरी है। तो खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो खाद्य पदार्थ है उसके स्थानांतरण को दर्शाता है।
खाद्य श्रृंखला की एक खास बात ये होती है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, जबकि खाद्य जाल विभिन्न पारितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर जोड़ या संयोजन है, संयुक्त रूप है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए अलग अलग रास्तों या पथों से होकर गुजरता है और इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में आइए जानते हैं। वो क्या है? वो है 10% नियम या 10% का नियम क्या है। 10% का नियम इसी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 10% का नियम। तो ये 10% के नियम का प्रतिपादन एक विचारक हैं लिंडेमान द्वारा ये 1942 में 10% रूल प्रतिपादित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10% का नियम लिंडेमान द्वारा 1942 में प्रतिपादित किया गया था। ये नियम क्या है? तो इसमें जो नियम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला है कि शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित किया जाता है। शाकाहारी जंतु क्या है? तो ये देखिए, घास, ये सूर्य की ऊर्जा से ये घास अपना भोजन बनाती है और घास और हरी वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे हो गए। तो हरी वनस्पतियाँ और पेड़ पौधों पे कौन आश्रित जंतु होते हैं? इन पर आश्रित जंतु जो होते हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु ये हरे पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। तो 10% नियम में पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित किया जाता है। ये आपने जान लिया कि जो प्राथमिक शाकाहारी जंतु होते हैं, जिसको कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, इनके द्वारा उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, इनकी प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित किया जाता है। दूसरा चरण क्या है? अब शाकाहारी जंतु है, इनको जो भोजन करते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो दूसरे स्तर पर क्या होगा कि दूसरे स्तर पर मांसाहारी जंतु द्वारा इस शाकाहारी जंतु का भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित की जाती है। मांसाहारी जो है ये शाकाहारी जो जंतु है उसको अपना भोजन बनाता है और इसमें जो है शाकाहारी की 10% जो ऊर्जा है वो मांसाहारी जंतु में शाकाहारी की 10% ऊर्जा का संचय होता है। और जब इस तरह से ये श्रृंखला चलती है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये जान लीजिए। 10% नियम का निष्कर्ष क्या है? तो आप जान लीजिए कि खाद्य कड़ी या खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही लिंडेमान का 10% का नियम है। इसमें यह कहा जाता है कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग, देखिए, लगभग यहाँ पर 10%, क्या? उत्पादकों की समस्त उत्पादकता का 10%, 10% भाग ही जो है ये 10% ऊर्जा का अपने शरीर भार में
रूपांतरण होता है। और यही लिंडेमान का 10% का नियम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ अन्य तथ्य आप जान लीजिए दोस्तों। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी या प्रत्येक चरण को पोषण स्तर कहा जाता है। पोषण स्तर यानी जो हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है। आहार श्रृंखला या जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है उसके स्तर को पोषण स्तर कहा जाता है। और सभी आहार श्रृंखला और आहार जाल स्वपोषी यानी पेड़ पौधों और वनस्पतियों से प्रारंभ होकर परपोषी पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इस वीडियो में हमने जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है उसमें जैवमंडल, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल और 10% का नियम जो लिंडेमान द्वारा प्रस्तुत किया गया वो है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।